अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सबका ठीक है। वेलकम टू सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। पी एम एस के अंदर एक क्वेश्चन आता है डेविड ईस्टन का सिस्टम एनालिसिस के ऊपर और गैब्रियल एलमोंड के ऊपर। ठीक है, पी एम एस का वो मस्त क्वेश्चन है। अगर आपने पास पेपर कंसिडर किए हैं, कोई भी आप पेपर उठा लें, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, कोई भी पेपर उठा लें, आपको कोई और क्वेश्चन मिले ना मिले, आपको ये डेविड ईस्टन का मॉडल और गैब्रियल आलमंड का जो सिस्टम एनालिसिस का मॉडल, ये लाजमी उसने क्वेश्चन पूछा होता है। तो कल मुझे किसी ने मैसेज किया, कुछ दिन मतलब कल मुझे मैसेज किया कि आपने ये वीडियो नहीं करवाई। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, ये टॉपिक तो लाजमी आता है। तो इस पर मैंने सर्च किया और फिर मैं आज इस पर वीडियो बनाने लगा हूँ। ठीक है, आज हम गैब्रियल मतलब डेविड ईस्टन का करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं गैब्रियल आलमंड का इसमें आपको कवर करवाऊँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, खैर मैं ये आपको वाइट बोर्ड पे करवाऊँगा, आपको ये क्वेश्चन, ये आपका टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी मेरे हर वीडियो की। अभी मैंने सी एस एस की वीडियो स्टार्ट करनी है, अभी तो मैं जस्ट पी एम एस पे हूँ। तो नेक्स्ट मैं सी एस एस का स्टार्ट कर रहा हूँ, पी एम एस का मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि पी एम एस के जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब अब हम पाकिस्तान अफेयर्स हमारा ऑलमोस्ट हो गया। अब हम करंट अफेयर, जनरल साइंस, इस्लामियात मतलब और इंग्लिश वगैरह हम मतलब कंटिन्यूसली स्टार्ट कर लेंगे। तो अब हम वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको नोट्स का कहना था कि नोट्स लोग मेरे से बाई कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन मेरे 12 से 13 मेरे ऑर्डर्स जा चुके हैं नोट्स के, और हर तरफ से अच्छा फीडबैक आया और मुझे अप्रिशिएशन मिली है कि जी आपने वो नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं। तो 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, पर कोई भी आप सब्जेक्ट लेने जाएँ, अगर आप टू सब्जेक्ट्स लेते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, आप कंप्लीट लेंगे तो वो 1700 में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलें हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं जी। पेपर पेन आप अपने तरफ रख, अपने पास रख लें, ग्रैब कर लें पेपर पेन, क्योंकि मैं डेफिनेशन बोलता रहूँगा, कोटेशन बोलता रहूँगा, वो आप साथ लिखते जाइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पे चलते हैं। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम एनालिसिस से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और आज की जो हम वीडियो है वो हम देखेंगे डेविड ईस्टन एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होते हैं और उसके सब सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे डेविड ईस्टन का क्या मॉडल था, मतलब उसने सिस्टम एनालिसिस के ऊपर क्या मॉडल दिया है। और जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम गैब्रियल आलमोंड की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जैसे अब आपको पता है कि अगर आप पास पेपर देखें, आपको कोई और क्वेश्चन नज़र आए ना आए पेपर 2 के अंदर, आपको ये क्वेश्चन लाजमी नज़र आएगा डेविड ईस्टन का मॉडल, और या तो वो दोनों का पूछ लेता, दोनों की समरी बताओ, या वो एक का मॉडल पूछ लेगा। तो मैं आपको दोनों कर दूंगा, अगर समरी आपने इसमें खुद करनी है। ठीक है, मैं आपको दोनों सिस्टम जो होंगे, दोनों की जो सिस्टम एनालिसिस है, उसका टेप, उसके पिक्टोरियल फॉर्म, उसमें कंक्लूजन, सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में आपको भी करवा देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आलमोड कर लेंगे, और आपका एक, आप कह सकते हैं कि पक्का एक क्वेश्चन पेपर 2 का आपको इंशाल्लाह इसी में से आना, वो आपको इंशाल्लाह आता होगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी सिस्टम एनालिसिस होता क्या है जी। सिस्टम एनालिसिस आप ऐसे करें, पेपर और पेन साथ रख लें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज़ पूरी की कोटेशंस, फुल कोटेशंस जो इसकी हैं, फुल डेफिनेशंस मैं वो यहाँ पे नोट डाउन नहीं करूँगा। मैं सिर्फ हेडिंग्स का या कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं साथ साथ बोलता रहता हूँ, आप साथ एक पेपर पेन ग्रैब कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो। या फिर ऐसा करें कि आप अभी सुन लें, जब नेक्स्ट टाइम वीडियो देखने लगेंगे, 2-3 दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर याद हो जाएगी। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबा, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी सिस्टम एनालिसिस से। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है जी। ठीक है, व्हाट इज सिस्टम। ठीक है, और वो सिस्टम की डेफिनेशन हमने इस सिस्टम एनालिसिस या पॉलिटिकल जो पॉलिटिक के लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से हमने इसकी डेफिनेशन देखनी होती है कि सिस्टम, इन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सिस्टम, या जैसे आप कहते हैं ना पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है या सिर्फ सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे सिस्टम क्या होता है जी। अ सिस्टम इज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे जी। अगर आप पॉलिटिक्स देखें, पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर के मतलब के तौर पे चलते आ रहा है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, और वो क्या कहते हैं, फंक्शंस भी उनके, और वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो फंक्शंस करती है, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। तो हम कह देते हैं कि जो सिस्टम है ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किस चीज़ की है जी, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ टू और मोर सेपरेट पर इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। टू और मोर सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग गलत हो गया है,
टू और मोर सेपरेट बट इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। ठीक है, वो सेपरेट पार्ट्स हैं लेकिन आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, विच फॉर्म एन इंटीग्रेटेड होल टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। दोबारा सुन लें, अ सिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू और मोर सेपरेट बट इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स विच फॉर्म एन इंटीग्रेटेड होल टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्या है जी कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम जो क्या है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेपरेट बट इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि उनके फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन आपस में जो उनके फंक्शंस हैं जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। मतलब अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी, लेकिन उन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, जो क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड होल सिस्टम बनाते हैं, जो क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। ठीक है, अब ये लगता है कि कई लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो हम चले आपको समझाने के लिए हम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें आप ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी क्या है जी, एक सिस्टम है हमारे। अब जैसे हम मेरे अंदर है जी कई तरह के सिस्टम है, हाथ पाँव बाजू, अगर आपने पढ़े रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आगे लंग्स, हार्ट, किडनी, उसके आगे शुरू होते हैं। तो क्या है जी, ह्यूमन बॉडी क्या है, इट्स सेल्फ सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर सेवरल सब सिस्टम्स होते हैं। ठीक है जी, अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में चाहते हैं वो भी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप मतलब कि पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो भी अच्छा है। ये क्या है जी, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, कुछ सब सिस्टम है। सब सिस्टम क्या है जी के, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी खुद एक सब इस सेल्फ क्या एक सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है जी, आप कर लें जी नर्वस सिस्टम है। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम के उसके बाद क्या है जी, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है एंड सो ऑन। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी, अब अगर आप देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब या सब आगे चलें, रेस्पिरेटरी सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आपको पता है कि अगर आप मतलब जनरल साइंस के अंदर आप मिलिट्री के आपकी कमांड है, मतलब अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं वो उसके बारे में अभी वीडियोज़ नहीं बनाई मैंने, उसकी मैं मतलब डिटेल वीडियो बनाऊँगा, सबके पूरा कोर्स में आपको भी करवाऊँगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले आर्टरी, लंग्स, हार्ट, ठीक है, उसमें सारा कुछ आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जी सर्कुलेटरी के आगे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो क्या है जी, हार्ट है और लंग्स है। ठीक है, मतलब कि सिस्टम ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, उसके आगे सब सिस्टम है, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेट, उसके फिर आगे उनके ऑर्गन्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, हार्ट और लंग्स। अब क्या है कि हार्ट का अलग फंक्शन है और लंग्स का अलग फंक्शन है। ठीक है, दोनों सेपरेट हैं लेकिन क्या है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरा भी काम नहीं करेगा। और उनका मेन, उनके जो मैंने एंड पे बात की थी कि टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि इंटीग्रेटेड होल टू अचीव सम, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन्होंने बॉडी को क्या करना है, हेल्दी रखना है। अगर ये सही काम करेंगे तो बॉडी हमारी वो हेल्दी रहेगी, अगर हम सही सही काम करेंगे तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। तो क्या हो गया, उस डेफिनेशन से अब आप देख लें कि ह्यूमन बॉडी है, उसके आगे सिस्टम है, उसके आगे सब सिस्टम है, पार्ट्स हैं, ये सारे के टू और मोर पार्ट्स हैं ना। ठीक है, ज़्यादा पार्ट्स हैं, दोनों के क्या है जी, अलग अलग फंक्शन है लेकिन आपस में इंडिपेंडेंट है, और ये एक पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, और यहाँ पे इनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने बॉडी को क्या रहना है, हेल्दी रखना है। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि सिस्टम क्या चीज़ है। पॉलिटिक्स के अंदर सिस्टम एनालिसिस के अंदर सिस्टम क्या चीज़ है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं जी, सिस्टम के बाद आता है जी पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है जी, अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या चीज़ है कि जी ये इसको कहते हैं जी, जो उसने डेविड ईस्टन ने कहा था कि ये क्या है जी, गोल टेनिंग सब सिस्टम, गवर्नमेंट का गोल टेनिंग, या वैसे कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, गोल टेनिंग सिस्टम है किसका, ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे सोसाइटी इट्सेल्फ एक सिस्टम है, उसके अंदर एक सब सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, और वो क्या करता है, गोल अटेन करता है। ठीक है जी, अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है कि जो लोगों के जो होते हैं डिमांड्स, ठीक है, लोगों के जो इनपुट्स होते हैं, डिमांड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है आउटपुट डिसीजंस में। ठीक है, ये लोगों के जो करते हैं जी, पीपल की, जैसा अब आपने डेमोक्रेसी में क्या है, विल ऑफ पीपल। ठीक है, रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी का रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, जो आपको अब्राहम लिंकन की आपको आती होगी डेफिनेशन, और सर ये कोटेशन जो बड़ी फेमस है। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं जी, जो पीपल की जो डिमांड्स हैं और इनपुट्स हैं उनको क्या करते हैं जी, कन्वर्ट करते हैं जी। मतलब अगर आप पेपर पेन अभी आप पास है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी सिस्टम है इज़ टू कन्वर्ट इनपुट्स और डिमांड्स ऑफ द पीपल इनटू आउटपुट्स और डिसीजंस। ठीक है, आउटपुट डिसीजंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन करता है ये सब कुछ, किसकी अब डिमांड्स और इनपुट्स हैं वो तो पीपल की है ना, तो आउटपुट डिसीजंस किसके होंगे, मतलब कि डिमांड इसकी है या वो कन्वर्ट हो गए आउटपुट डिसीजन बनेंगे तो वो किसके होंगे, वो किसके होंगे, पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के। ठीक है, फुल ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे सुन लें। द पॉलिटिकल सिस्टम इज अ गोल अटेनिंग सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इज टू कन्वर्ट इनपुट्स और डिमांड्स ऑफ द पीपल इनटू आउटपुट्स और डिसीजंस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। द पीपल के इनपुट और डिमांड्स कन्वर्ट हुए पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के आउटपुट और डिसीजंस में। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होगी, इससे क्या होता है जी, जो लोगों की डिमांड्स होती हैं, ठीक है जी, वो क्या करते हैं जी, यहाँ पे होती है सेटिस्फाई होती है। ठीक है, और ये क्या है, उसके इन्वायरमेंट में है, पॉलिटिकल सिस्टम के इन्वायरमेंट में है कि जी ये एक ऐसा सब सिस्टम है सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर इसके इन्वायरमेंट के अंदर जो क्या है कि जी वो अपने इन रिसोर्स और ड्राइव्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटीज़। ठीक है, और डिमांड्स ऑफ पीपल को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। ठीक है, ये दो डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि पेपर में जब आएगा क्वेश्चन तो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा देखिए, आपने ये सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है लाजमी। ठीक है, कभी भी आपको अगर पता हो कि हम कभी भी डायरेक्ट टॉपिक की तरफ नहीं जाते। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको, अगर आप चले मैंने अभी ऐसे की वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन हम सबसे पहले डायरेक्ट टॉपिक में नहीं जाते हैं, हम पहले उसका ओवरव्यू देते हैं, मतलब कुछ स्टार्टर्स देखते हैं कि आप हिस्ट्री से एक उठा लें कि हिस्ट्री से ऐसे चलता आ रहा है, लेकिन ऐसे कुछ आप ऐसे दे रहे हैं कि लोग ऐसे करते हैं। जैसे टूरिज्म के ऐसे के अंदर मैंने लिखा था कि जी ब्यूटी क्या होती है और लोगों को अट्रैक्ट करती है, और फिर ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट चीज़ों पर जाते हैं, उसको फिर वहाँ से टूरिज्म का आगाज़ होता है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्टर्स कीजिए, इसलिए हम सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे, उसके बाद हम अपने मेन उसके टॉपिक पे चलते हैं, जो क्या है डेविड ईस्टन और एंड इज सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आ चुके हैं। सबसे पहले जी इसने एक डेफिनेशन क्या दी, इसकी डेफिनेशन है जी, जो उसने सिस्टम एनालिसिस के बारे में ये क्या कहते हैं जी, इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है जी, ये सिस्टम एनालिसिस के बारे में कहता है कि सिस्टम एनालिसिस क्या चीज़ है। ये क्या कहता है कि जी सिस्टम एनालिसिस को कहता है कि डैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस। अच्छा, इसने शुरू की थी डैट सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक है, इन एनी सोसाइटी थ्रू विच अथॉरिटेटिव अलोकेशंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी, इसने क्या है कि जो सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, किसी भी सोसाइटी में, जिससे क्या होता है जी, जो अथॉरिटी लोकेशंस होते हैं वो बनाई जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि अथॉरिटेटिव लोकेशंस क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो अथॉरिटी लोकेशंस जो हैं ये वैल्यूज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है, किसकी, ह्यूमन नीड्स की और डिज़ायर्स की। ठीक है जी, जो ह्यूमन की नीड्स हैं, मतलब कि जैसे अब आप देखेंगे कोई भी लॉ पास होता है वो ह्यूमन की नीड्स पे होता है कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे अभी लेटेस्ट चल रहा है कि जी बगैर पेपर्स के हम क्या करेंगे, बच्चों को आगे भेजते हैं। अभी इसका कोई वो लॉ मेकिंग करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा तो कोई लॉ नहीं था ना कि बगैर पेपर के आगे भेजते हैं। अब ये क्या है, इन्वायरमेंट की अभी लोगों की नीड्स बन चुकी है, क्योंकि पीछे पेपर नहीं दे सकते, अब इस पर लॉ मेकिंग होगी, फिर बच्चों को आगे भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एग्जांपल ले लें कि अथॉरिटी लोकेशंस क्या कहती हैं, वो वैल्यूज़ हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं या वो रिसोर्सेज हैं, किसकी, ह्यूमन नीड्स के और ह्यूमन डिज़ायर्स की। और फिर इन्हीं चीज़ों को आकर रफली ट्रांसलेट किया जाता है एज लॉज और एक्ट्स ऑफ पॉलिसी। ये चीज़ें हमारी आगे लॉज या एक्ट्स ऑफ पॉलिसी बनती हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। दोबारा सुन लें, द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन इन एनी सोसाइटी थ्रू विच बाइंडिंग या थ्रू विच अथॉरिटेटिव लोकेशंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। फिर आगे अथॉरिटी लोकेशंस के बारे में बता दें, और फिर इनको कह दें कि जो ये रफली ट्रांसलेट किए जाते हैं एज लॉज के ज़रिए। अब आगे इसका एक टेबल बनाते हैं जी, वो टेबल मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा, थोड़ा फ्लो चार्ट। थोड़ा खैर अच्छा तो नहीं, खैर नहीं बनेगा, लेकिन अब गुजारा गुजारा लाइक बन जाएगा। ठीक है, आप वर्टिकल शेप में बना दें, ऑपोजिट शेप में बना दें, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल शेप में बनाऊँगा। सबसे पहले वैसे यहाँ पे आप लिख दें इन्वायरमेंट लिख दें, या आप लिख दें कि सोशल इकोनॉमिक कल्चरल, या यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे क्या हमारे पास इन्वायरमेंट है।
ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट स्पेलिंग नहीं आएगी तो आप इन्वायरमेंट ऐसे, ठीक है। इन्वायरमेंट से क्या आती है हमारे पास, इन्वायरमेंट में क्या है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, जो हमारे इश्यूज़ हैं उससे क्या आती है, हमारे इनपुट्स आती हैं लोगों की, ठीक है। यहाँ से हमें इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलती हैं, इनपुट्स मिलती हैं, ठीक है। वो इनपुट्स क्या होती हैं, लोगों की डिमांड्स भी हो सकती हैं, डिमांड्स हो सकती हैं लोगों की, और इनपुट्स के बाद क्या होती हैं, सपोर्ट्स भी होती हैं, सपोर्ट्स, और वो क्या हो सकती है, उसका क्या नतीजा निकल सकता है, एपैथी भी निकल सकती है। एपैथी ये चीज़ें क्या आती है, ये हम आगे डिटेल से डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। एपैथी, APATH वर्ड। उसके बाद ये इनपुट्स आ गई, उसके ज़रिए हमारे पास डिमांड्स आ गई। अब ये क्या हो गया, हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होता है जी, ये कन्वर्ट होती है, जो हमने पढ़ा था कि लोगों की इनपुट्स क्या होती है, कन्वर्ट होती है लोगों की आउटपुट को, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, कन्वर्जन प्रोसेस। प्रोसेस से गुजरते हैं, ये करते कौन है जी, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं जी, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में बैठे होते हैं, या हमको गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स कह सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा लिख देंगे, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स, ठीक है। फिर ये इनपुट्स डिमांड्स ये क्या बन जाती हैं, डिसीजंस बन जाते हैं, ठीक है। इनपुट्स क्या बन जाती हैं, ये डिमांड और डिसीजंस बन सकते हैं, हमारे एक्शन बन जाते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट, ठीक है जी। और वो फिर हम कहाँ भेज देते हैं, आगे इन्वायरमेंट में। यहाँ पे हम दोबारा एक इन्वायरमेंट लिख दें, ठीक है जी। ये हमारे पास एक अच्छा टेबल, आप इसको वर्टिकल में बना दें कि इन्वायरमेंट, इनपुट, डिमांड्स, कन्वर्जन प्रोसेस, या आप हॉरिजॉन्टल शेप में बना दें, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। आपने एक अच्छा सा डिफाइन करना है। आपको लगता है कि आप वर्टिकल में ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, आप वर्टिकल बना दें। यहाँ पे वर्टिकल की मेरे इतनी जगह नहीं थी, हॉरिजॉन्टल में थोड़ी ज़्यादा जगह थी, विड्थ में वो ज़्यादा थी, तो मैंने विड्थ में बना दी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, टेबल सिस्टम का अच्छा सा फ्लो चार्ट हो गया। अब हम इसी चीज़ को आगे कन्वर्ट करेंगे, इसी चीज़ को अब आप इसको स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लें या बना दें, ठीक है। आगे जी हम चलते हैं जी, अब आगे इन्वायरमेंट पे, कि सबसे पहले उसकी हेडिंग क्या थी, इन्वायरमेंट, कि जिसने इन्वायरमेंट की बात की थी, ठीक है जी। इन्वायरमेंट के इसने मैंने क्या कहा था कि इसकी यहाँ पे 2-3 हमारी क्या है जी, कोटेशन है सिस्टम की। इसने क्या कहता है कि इन इन्वायरमेंट we have such systems as ecology, economy, cultural personality, social structure and demography। दोबारा सुनने इसकी जो कोटेशन है कि इसने कहा था कि इन इन्वायरमेंट वी हैव सच सिस्टम्स एज द इकोलॉजी। अब यहाँ पे इसने एज लगाया है, एज का मतलब एज और लाइक, अब कई लोगों को डिफरेंट पता नहीं होता, ये हमारी प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के अंदर आता है कि एज और लाइक कब लगाना है। एज हम तब लगाते हैं जब वो चीज़ एक्चुअल में हो, कोई हम उससे रिलेट ना, मतलब रिलेट जिसे करें वो हमें पता है कि एक्चुअल में है। और लाइक हम कहते हैं कि हमें नहीं पता, कि हम कहते हैं ये इस तरह भागा जैसे शेर की तरह, ही इज़ रनिंग लाइक अ हॉर्स, ही इज़ रनिंग लाइक अ लाइन, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन, ठीक है। मतलब कि ये इस तरह मतलब है, भाग रहा है जैसे हॉर्स भागता है, या ये ऐसे भाग रहा है, मतलब घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है, मतलब उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। असल में वो घोड़ा नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, लाइक करेंगे। जब हम पता ना एक्चुअली में ये है, इन्वायरमेंट में इस तरह के सिस्टम हैं, तब हम यूज़ करते हैं एज, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर भी इसमें डिटेल से बात होगी। तो अगर हम चलते हैं इन इन्वायरमेंट वी हैव सच सिस्टम्स सच एज इकोलॉजी, इकोनॉमी, कल्चर, पर्सनैलिटी, सोशल स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफी। इसने इन्वायरमेंट पे तो ये बात की थी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो ईस्टर्न का मॉडल है ना, ये बेस्ड ऑन बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच पे बेस करते हैं, ठीक है। टू बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, मतलब बिहेवियरल अप्रोच से वो पॉलिटिक्स की तरफ उसका जो करती है, अप्रोच करती है, उसका बेस इस पर बेस करता है कि बिहेवियरल अप्रोच से पॉलिटिक्स की तरफ उसका जो मॉडल है वो बेस करता है। यहाँ पे उसकी एक और कोटेशन है, उसने कहा कि वी हैव बीन इंटरप्रेटिंग पॉलिटिकल लाइफ, कि हम पॉलिटिकल लाइफ को इंटरप्रेट कर रहे हैं एज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर। हम पॉलिटिकल सिस्टम को एज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर कर रहे हैं, सेट इन एन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या सेट हो चुका है, एंड ओपन टू द इन्फ्लुएंसेस स्टेमिंग फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट,
और हम इन्फ्लुएंस की तरफ से ओपन कर रहे हैं, जो कहाँ से लिखनी है उसी इन्वायरमेंट से लिखनी है एज वेल एज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। और क्या हो रहा है इंटरनल सोर्सेज से क्या हो रहा है आ रहा है। दोबारा सुन लें, वी हैव बीन इंटरप्रेटिंग और इंटरप्रेट करना तशरीह करना, जैसे हमने पढ़ा होगा जुडिशल के अंदर इंटरप्रेट करते हैं पॉलिटिकल लाइफ एज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर सेट इन इन्वायरमेंट एंड ओपन टू द इन्फ्लुएंसेस स्टेमिंग फ्रॉम द डेट इन्वायरमेंट एज वेल एज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। ये होगी इन्वायरमेंट की बात। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट के बाद हम देखा इनपुट्स आए थे। इनपुट्स मतलब कि जो उसका फ्लो चार्ट है ना, हमने अब उसको एक एक चीज़ को डिफाइन करना है, हमारा डेविड ईस्टर्न कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे हम गैब्रियल ऑलमंड का करेंगे, हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसका वो फ्लो चार्ट डिफाइन करेंगे तो हमारा गैब्रियल एलिमेंट भी हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या कहते हैं जी, पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बिगिंस विद द इनपुट्स और डिमांड्स। ठीक है जी, जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है वो शुरू किससे होता है, कुछ इनपुट से, कुछ डिमांड से। सारी बात अभी आएगी तभी तो लॉ मेकिंग होगी ना। ठीक है जी, अब इनपुट के आगे क्या जी, दो वेज हैं, दो तरीके से इनपुट्स आती हैं, जो दो तरीके से इनपुट्स हो सकती हैं। दो तरह की इनपुट्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक इनपुट आती है, और एक खैर आपको तो चली गया होगा दूसरा क्या है जी, एक आती है इंटरनल एनवायरनमेंट से। ठीक है जी, ये दो तरह की इनपुट्स आती है, दो तरह की ये दो जगह से इनपुट आती है, एक एक्सटर्नल से आती है, एक इंटरनल से आती है। सबसे पहले हम देखते हैं जी एक्सटर्नल क्या चीज़ है। एक्सटर्नल क्या चीज़ है, ये क्या आती है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारे पर डिमांड्स आती हैं, जो मेजर पोर्शन ऑफ डिमांड्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, एक्सटर्नल से आती हैं। सबसे पहली बात ये होगी। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो 90% जो आती है ना डिमांड्स, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आती हैं, जब और 10% इंटरनल से आती हैं। और अगर डिक्टेटरशिप में देखें ना, तो डिक्टेटरशिप में 10% एक्सटर्नल से आती हैं और 90% इंटरनल होती हैं। क्यों, डिक्टेटरशिप में वो अपने लोगों की करते हैं, और डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल है तो सारी डिमांड्स बाहर की देखी जाती हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जी जो एक्सटर्नल मतलब रिसोर्सेज हैं डिमांड्स की, ठीक है, इन्वायरमेंटल सोर्सेज ऑफ डिमांड या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज ऑफ डिमांड, ये क्या है, एक मेजर पोर्शन ऑफ डिमांड्स है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट क्या ये मेजर पोर्शन है। और यहाँ पे हम एक अच्छी सी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज लगा दें कि ये क्या करती हैं, शेपिंग द वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड द पॉलिटिकल सिस्टम। ये वेरिएबल को शेप करती हैं, मतलब कि आउटसाइड द पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब पॉलिटिकल के आउटसाइड ये वेरिएबल को शेप कर देती हैं। अभी कहाँ से आती हैं जी, पब्लिक ओपिनियन कर लो, जैसे बाहर के मुल्क में, जैसे ब्रिटिश में और यूके में, फ्रांस, यूके, यूएसए, फ्रांस, जहाँ पे रेफरेंडम चलता है। ठीक है, वहाँ पे रेफरेंडम को बहुत माना जाता है जी। पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है जी, क्रिटिसिज्म जो होता है तो ये चीज़ें चेंज करते हैं जी। पब्लिक ओपिनियन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, आप मीडिया कर लो, यहाँ पे मीडिया क्या अक्सर आपने देखा होगा कि जियो न्यूज़ या एयर वाई न्यूज़ की बदौलत के कहने पे जी गवर्नमेंट ने ये काम किया है। मतलब अगर इस बात को हम सच माने तो वो एक्सटर्नल हो गया ना, कि वो अक्सर कहते हैं कि ये काम करो और फिर उनको ये काम करना पड़ता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एक्सटर्नल हो गए। हम चलते हैं इंटरनल पे। इंटरनल क्या चीज़ है जी, इंटरनल में कर लें कि जी जो हमारे है ना, इंटरनली क्या होता है, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर ही, ठीक है, ये राइज करती हैं और गवर्नमेंट के अंदर करती हैं। जैसे अब अमेंडमेंट करनी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स होती हैं। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड्स है कि ये काम करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे 18 अमेंडमेंट में लिखा हुआ है कि सीसीआई की मीटिंग 90 डेज में बुलानी, तो इनको मिलानी पड़ेगी। ये डिमांड है वो सूबों के करने पड़ेंगे। एनएफसी अवार्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। सेक्शन 144 लगा हुआ है तो आप नहीं खड़े हो सकते, चाहे आप जो मर्जी हो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड आपको पूरी करनी है। एक ही या अमेंडमेंट करनी हो, ये क्या होती है हमारे पास, इंटरनल होती है। ठीक है जी, अब डिमांड्स क्या हो सकती है, इकॉनमिक भी हो सकती हैं, रेगुलेटरी भी हो सकती है, आइडियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इस्लामिक डिमांड्स भी हो सकती हैं, वो कई तरह की हो सकती हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल डिमांड होगी। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं जी स्पोर्ट्स की तरफ। जैसे आपने कहा डिमांड, स्पोर्ट्स, एपैथी थी, तो स्पोर्ट्स चलते हैं। स्पोर्ट्स क्या चीज़ होती है, ठीक है जी,
ये क्या है जी, एक अदर काइंड इनपुट की दूसरी फॉर्म है। पहले हमने इनपुट देख ली, उसके बाद देख ले कि इनपुट की जो फॉर्म है ये क्या कहते हैं जी। सपोर्ट से आप मुराद लेने लोगों की सपोर्ट। गवर्नमेंट तब तक चल सकती है, ठीक है जी, गवर्नमेंट तब तक चल सकती है जब तक क्या हो, लोगों की सपोर्ट उसके पास हो, ठीक है। जब तक लोगों की सपोर्ट उसके पास होगी तब तक क्या होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, काम कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। अगर नहीं कर सकती तो नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ एक्टिव वेज भी होते हैं, पैसिव वेज भी होते हैं, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे 3 लेवल्स हैं ऑफ सपोर्ट के, ठीक है। सपोर्ट्स के 3 लेवल हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कम्युनिटी है, पेपर में मैंने अपने पास रखा ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है। दूसरी थी रिजीम, और तीसरी हमारे पास क्या है, अथॉरिटीज़ है, ठीक। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मैंने आपको पढ़ाया है, बट डिटेल से मैंने लिया है कि आप ये क्या होते हैं जी, पार्टिसिपेशन, ठीक है जी, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब कि इलेक्शंस के अंदर क्या होते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं जी, टैक्सेस की पेमेंट करते हैं जी, सिस्टम के साथ ये प्रोवाइड कर एलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये आपको पता होगा पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है जी। ये अगर आपने वाई नेशंस फेल पढ़ा हुआ है तो विशेष साइकिल बनता है, ठीक है जी। बड़ा प्यारा सा, खैर वो अभी बात आएगी। पहले के पॉलिटिकल कम्युनिटी आते हैं जो टैक्सेस की पेमेंट करते हैं, ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जी, ठीक है। एलिजेंस पीपल जो होते हैं वो सिस्टम की तरफ एलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी। रिजीम में क्या आता है जी, कि जी जो रिजीम में जो इसके पार्टी के जो मेंबर होते हैं ये क्या करते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स या पॉलिटिकल सिस्टम जो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एल्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि एग्जेक्टिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी की तरफ, मतलब के वेरियस पार्ट जो हैं गवर्नमेंट के उनकी तरफ लिंक प्रोवाइड करते हैं, उसको कहते हैं रिजीम, ठीक है। दोबारा समझ लें, मेंबर्स होते हैं जो इसके मेंबर्स हैं पार्टी के रिजीम के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, मतलब के पॉलिटिकल सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं और लोगों को लिंक प्रोवाइड करते हैं एग्जेक्टिव और जुडिशरी की तरफ। उसके बाद अथॉरिटीज़ हैं। अथॉरिटीज़ के अंदर क्या आएगी, ब्यूरोक्रेसी, ये एक्चुअल गवर्नमेंट होती है, इनको एक्चुअल गवर्नमेंट कहते हैं, जो जो गवर्नमेंट के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये गवर्नमेंट के अंदर होते हैं और डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं अथॉरिटीज़। मतलब कि आप ये कर लें कि जी ये लॉज और सिक्योरिटी को अमेंड करते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे आप डाल दें। उसके बाद तीसरा यहाँ पे था एपैथी, ठीक है। एपैथी क्या होती है कि वो है कि ये लैक ऑफ इनपुट है। ये क्या है कि पीपल वोट नहीं करते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका एटीट्यूड इंडिफरेंस होता है, पैसिव इंडिफरेंस होता है, वो लोगों को वोट, मतलब पीपल वोट नहीं करते, लैक ऑफ इनपुट होती है इसके अंदर, ठीक है। लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, फिर हमें पता चल जाता है कि इस तरह की डिमांड आ रही है तो हमें लोगों को कैसे चेंज करना है। ये हमारे पास आ गई एपैथी। उसके बाद आज हमारा कन्वर्जन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमारे में इनपुट्स आ गई हैं, कन्वर्जन प्रोसेस हो गया। कन्वर्जन प्रोसेस क्या है कि इन अथॉरिटी लोकेशन जो होती हैं, ये पार्ट डिसीजन होते हैं जो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, गवर्नमेंट के, वो क्या करते हैं जी, इनपुट्स को क्या करते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आप कन्वर्जन की खल स्पेलिंग में ठीक लिखी, आप वही डाल दें जैसे आप लिखते हैं ना कि इसको कन्वर्जन प्रोसेस को क्या कहते हैं कि इनपुट्स यहाँ पे क्या होती हैं, आउटपुट में डिवाइड हो रही कन्वर्ट हो रही होती है, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास आ गई आउटपुट्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट्स। पहले हमने इनपुट्स को बताया था, आउटपुट्स क्या होती हैं। आउटपुट्स क्या होती हैं, वो लॉज और पॉलिसीज होते हैं जो इनपुट से क्या होती हैं, आउटपुट से आती हैं। डिमांड प्रोसीजर से जो लॉज पॉलिसी बनते हैं उनको क्या कहते हैं, आउटपुट्स कहते हैं। इसके अंदर 4 किस्म की आउटपुट्स होती हैं, एक्सट्रैक्टिव, रेगुलेटिव, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे आपके आसानी हो जाएगी। एक्सट्रैक्टिव अपने आपने वाई नेशंस फेल पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक्सट्रैक्टिव इंट्यूशंस की बात हुई थी जिसमें विशियस साइकिल बनता था, जिसके अंदर हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं टैक्स कलेक्शन, ठीक है जी। एक्सट्रैक्टिव क्या होती है जी, टैक्स कलेक्शन, जहाँ मतलब लोगों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनकी डिमांड्स लेके टैक्स कलेक्ट करके हम उनको करते हैं। रेगुलेटिव है, हम उनकी डिमांड्स को लेके हम लोग लॉज बना देते हैं, ठीक है। थर्ड क्या हमारे पास एलोकेशन है, एलोकेटिव है कि मतलब हम पब्लिक फंड्स वगैरह कर देते हैं जी, एलोकेट कर देते हैं। जैसे हमने दी आमिर माशा फ्रेंड का वो फंड बना था, एलोकेशन कर देते हैं। अब हमारी ज़रूरत होगी ना फंड डैम, हमने एक फंड्स बना दिए क्योंकि पब्लिक फंड्स हैं। या हम ऐसे भी हो सकता है कि हम पब्लिक फंड बनाते हैं डेवलपमेंट फंड के लिए, मतलब बजट से आता है तो हम फंड देते हैं कि इतने फंड्स होंगे, इतने पैसे होंगे, हम पब्लिक डेवलपमेंट लगाएंगे। और चौथा क्या, जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। जो भी लॉ मेकिंग करेंगे डिसीजन से मेक करके हम क्या करेंगे, उसकी आउटपुट बना देंगे, डिमांड बना देंगे।
ये हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी। अब इससे आउटपुट से जब हम बना देते फिर हमारे पास क्या आता है, फीडबैक आता है। फीडबैक की हेडिंग लगाएं। फीडबैक क्या होती है कि जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे बना देंगे गवर्नमेंट क्या आती है, पॉलिसीज़ बनाती है। वो पॉलिसीज परफॉर्म किस देती है, इंस्टीट्यूशंस को। इंस्टीट्यूशंस उसको मतलब के लोगों को उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और फिर वो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को फीडबैक देते हैं कि ये अच्छी भी है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, फीडबैक हो गया। कि क्या होता है जी, जो पीपल के जो रिएक्शंस होते हैं किस पे, जो गवर्नमेंट की डिसीजन होती हैं या एक्ट होते हैं उन पे जो लोगों के रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं फीडबैक के। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है कि वो आउटपुट पे आप कम्युनिकेट बैक करते हैं गवर्नमेंट को कि ये सिस्टम ने कितना इफेक्ट किया है, कितना हुआ है। कि ये डायनामिक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो होती है आउटपुट के वो कम्युनिकेट होती है सिस्टम के पास। इससे क्या होता है, सिस्टम का बिहेवियर कितना सब्सिक्वेंट है, कितना अफेक्ट किया, वो उनको पता चल जाता है। कि वेदर जैसे हमें पता होगा ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए बनता है, 120 दिन के बाद देखते हैं लोगों का क्या फीडबैक था, लेकिन उसको लॉ बना दें या फिर वो भी उसको ख़त्म कर दें। मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस में बिल, लॉ, ऑर्डिनेंस, इन सारों के बारे में मैंने आपको डिटेल बताई थी। ठीक है, उसके बाद होता है कि या तो वो कुछ चीज़ होती हैं जो हमारे स्ट्रेस में आती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ गई। अब बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ गई हैं, लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, फीडबैक हमें अच्छा नहीं मिल रहा। ठीक है, और इन्वायरमेंट में ख़त्म हो रहा है, तो क्या करती हैं जी, फिर वो क्या कहते हैं, फिर हम उनको चेंज करते हैं। जब हमारे पास स्ट्रेस आता है, जब हमें डिमांड होती थी, फिर हम डिमांड को चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि हमारे पास मतलब कि जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स हैं वो ना आए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि वो डिमांड करते हैं कि भाई पॉलिटिकल हमें, जैसे आजकल पबजी का चल रहा है, खाल सफा साहब चला रहे हैं कि टी चौक पर जाके हम धरना करेगा। उनको नहीं पता कि जैसे आज के हालात हैं, छितर बैठ जाए वहाँ पर जाके होगी। मैं पबजी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट ये कि जैसे आजकल के हालात हैं, कोरोना का जो मसला है, आप वहाँ जाएंगे इतने जैसे बच्चे आएंगे, लोग आएंगे, तो ज़ाहिर बात है ये वबा फैलेगी कोरोना की। तो ठीक है, अब ये एक डिमांड आ रही है, अब गवर्नमेंट चाहिए उसको हल, गवर्नमेंट का भी काम बनता है वो इसको हल करे, और ये इनका भी बनता है यहाँ पे डायलॉग हो। ठीक है, तो जब ये ट्रस्ट स्ट्रेस आता है तो हम क्या करते हैं, उनको ओवर चेंज करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम क्या हो गया, पूरा डेविड सिस्टम का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम एनालिसिस के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन आएगा। आपने पूरा ये लिखना है। ठीक है, बाकी आगे जो गैब्रियल अल्मोड है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर दें। ठीक है, और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी और बाकी सारी वीडियोस भी आपको मिलें। पीएमएस में इसका पक्का क्वेश्चन होता है। इंशाल्लाह ये 2-3 के बाद मेरा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आगे बाकी सब्जेक्ट्स पे जाऊँगा, सीएसएस के सब्जेक्ट्स पे शुरू करेंगे। क्योंकि मेरा पहले दिल था कि पीएमएस के पेपर्स के बाद मैं सीएसएस के सब्जेक्ट शुरू करूँ, लेकिन जैसे हाल चल रहा है पीएमएस का, मुझे लग रहा है पेपर्स होते भी हैं कि नहीं होते। तो अब हम सीएसएस पे मतलब कि फॉरवर्ड करते हैं, सीएसएस पे फॉरवर्ड करते हैं और उसको आगे गो थ्रू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।